देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो इसमें हम लोग का सब क्वेश्चन हो गया है, सिर्फ एक इलास्ट्रेशन बाकी है और एमसीक्यू और कुछ एग्जाम्पल से वो हम लोग करेंगे जितना होगा। और नया टॉपिक आज को स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग का ये वाला क्वेश्चन जो है बाकी है, इलास्ट्रेशन 16। ठीक है, इसमें बोला है सब्सिडियरी बी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बैलेंस शीट, इक्विटी लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल दिया है दोनों का 5 लाख रिजर्व सरप्लस, नोट्स बना हुआ है वहां डिटेल्स देख लेंगे। करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये बी लिमिटेड का ही 2 इयर्स का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करेंट एसेट। शेयर कैपिटल में दोनों का 5 लाख वहां भी था, डिटेल्स में भी वही है। रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व दोनों का इतना इतना। शॉर्ट टर्म बोरिंग में बीओडी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, फिर यहाँ पर अदर करेंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ। ऑल्सो कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। बोल रहा है कि बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड, बोथ कंपनीज फॉलो कैलेंडर ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो एक्चुअली देखो क्या होता है कि हम लोग जब ये टॉपिक स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि जो होल्डिंग कंपनी फॉलो करेगा वही हमें हमारे सब्सिडियरी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स में जो भी मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो होल्डिंग फॉलो करेगा वही सब्सिडियरी को करना पड़ता है। ये एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये देखो उसी पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। ये रहा, यहाँ पर दिया हुआ था। ये शायद ये कंसेप्ट नंबर लास्ट, यहाँ पे लास्ट कंसेप्ट नंबर ये देखो, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करना पड़ेगा। तो ये उसी के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है। तो पहले तो देखो दोनों कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करता है तब ठीक है, क्योंकि दोनों सेम फॉलो करता है तो किसी को मतलब बी को ए के साथ ऐड पर होने के लिए हमें कुछ यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। नहीं करते तो फिर करना पड़ता। तो ये पॉइंट तो ठीक है, इसमें कुछ हमें ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। ए लिमिटेड वैल्यूज इन्वेंट्री ऑन वेटेड एवरेज बेसिस वाइल बी लिमिटेड फीफो यूज करता है। तो फिर किसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? बी लिमिटेड क्योंकि सब्सिडियरी है तो उसको फीफो से मतलब उसका फीफो में हो रखा जितना भी वैल्यूएशन है इन्वेंट्री का उसको हमें एवरेज बेसिस पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या वो करना पड़ेगा या फिर कर दिया है? तो बोल रहा है देखो, टू ब्रिंग बी लिमिटेड्स वैल्यूज इन लाइन विद दोज ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के साथ ऐड पर करने के लिए इट्स वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड बाय। तो बोल रहा है कि रिड्यूस करना पड़ेगा। 20x0 वाला 12,000 से और 20x1 वाला 34,000 से रिड्यूस करना पड़ेगा, ये चीज बोला हुआ है। ठीक है, अच्छा तो फिर ये ट्रीटमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो फिर बोल रहा है बी लिमिटेड डिडक्ट्स 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एज जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट। बी लिमिटेड जो है 1% डेटर से प्रोविजंस के लिए जो है राइट ऑफ किया है। बट ऐसा ए लिमिटेड करता है ये नहीं बोला है, मतलब हम लोगों को फिर पीबीडीडी चार्ज नहीं करना है। मतलब बी लिमिटेड ने जो पीबीडीडी चार्ज किया है उसे उल्टा मतलब रिवर्स करना है, मतलब वापस ले लेना है। तो पीबीडीडी चार्ज करने से क्या होता है? प्रॉफिट कम होता है, पीएल टू पीबीडीडी क्या होगा। बट ये इसको अलाउड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसका होल्डिंग नहीं करता है तो इसको भी नहीं करना है। तो हमें ये वाला रिवर्स कर देना है कि भाई पीबीडीडी हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, जितना चार्ज है उतना रिवर्स कर देना पड़ेगा। ठीक है, और रिवर्स करने पे क्या होगा, हमारा डेटर का वैल्यू हमें चेंज कर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला है, इन बी लिमिटेड इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैरिड फॉरवर्ड ऑफ 60,000 in 20x0, 30,000 in 20x1 being part of initial advertisement expenditure of 90,000 in 20x0 which is being written off over 3 years. Similar amount of advertising expenditure of A limited has been fully written off in 20x0। ठीक है, अब ये वाला क्या बोला है, यहाँ पर हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को बोला है कि यहाँ पर कि कैरिड फॉरवर्ड हुआ है 60,000 20x0 में, और ये जो है 20x1 में 30,000 हुआ है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट मतलब ये 60 30 का 90 का इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। लेकिन ये
3 साल में ये लोग राइट ऑफ करेगा सोचा था बी लिमिटेड, बट सिमिलर तरीके का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ए लिमिटेड पूरे 20x0 में ही राइट ऑफ करता है, तो बी को भी वही करना पड़ेगा। तो ये जो भी मिसमैच है उसे मैच करना है। रीस्टेट द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज एट 31st March 20x1 आफ्टर कंसिडरिंग द above information for the purpose of consolidation. Would restatement be necessary to make the accounting policies adopted by B Limited and A Limited and B Limited uniform? ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है कि बोल रहा है कि कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी हमें लेना पड़ता है, जैसे कि लाइक ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, ताकि सिमिलर दिखे। ठीक है, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल टू यूज यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी इन प्रिपेयरिंग द कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर कोई नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं बना रहा है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब जो फीफो कर रहा था होल्डिंग सब्सिडियरी फीफो कर रहा था, फीफो करेगा, तो बोल रहा है कि अगर नहीं दिखाता है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा टुगेदर विद प्रोपोर्शंस ऑफ द आइटम इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू विच द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन अप्लाइड। तो हमें उस बात का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अगर कोई फॉलो नहीं करेगा यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, ये तो AS1 का ही नॉर्मल रूल्स था। जब हम लोग AS1 पढ़ते, मतलब AS जब पढ़ा तब हम लोगों ने वहां पढ़ा था सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करना होता है। तो अगर कोई कुछ भी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहा है तो उसे उस चीज को बताना पड़ता है। इफ ए मेंबर ऑफ ग्रुप यूजेस अकाउंटिंग पॉलिसी अदर देन दोज adopted in the consolidated financial statement for like transaction and event in similar circumstances, appropriate adjustment are made to its financial statement when they are used in preparing consolidated financial statement। ठीक है, accordingly in the given case restatement would be required to make the accounting policies। मतलब ये जो ये लिखा क्यों है पता है, ये यहाँ पूछा था ना कि यहाँ पर ये पॉइंट, वुड रीस्टेटमेंट भी नेसेसरी, तो बोल रहा है हाँ, रीस्टेटमेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड यूनिफॉर्म। हमें जरूरी है कि हम लोग रीस्टेटमेंट करें। ठीक है, और यहाँ पर बोला था इफ ए मेंबर ऑफ द ग्रुप यूजेस द अकाउंटिंग पॉलिसी अदर देन दोज adopted in the consolidated financial statement for like transaction and events in similar circumstances, appropriate adjustment are made to it financial statement when they are used in preparing consolidated financial statement। तो बोल रहा है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो एडॉप्ट नहीं किया गया था, मतलब इफ ए मेंबर ऑफ द ग्रुप यूज अकाउंटिंग पॉलिसी अदर देन दोज एडॉप्टेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इनसे मतलब हमें अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये बात को जस्ट बता दिया है, बाकी यहाँ पर ये रीस्टेटमेंट कैसे होगा वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होगा, एक तो इन्वेंट्री में होगा, एक डेटर में होगा, ठीक है, और एक ये प्रीपेड एक्सपेंसेस वाले पॉइंट में होगा। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को कैसे समझेंगे, तो चलो एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं पहले यहाँ पर, फिर बनाएंगे। इलास्ट्रेशन 16। ठीक है, तो पहला देखो कैलेंडर ईयर दोनों का था तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन था वो समझो। ठीक है, तो इन्वेंट्री इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है, जो बी लिमिटेड है वो करता है कुछ और, ए लिमिटेड करता है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, और बी लिमिटेड कर रहा है फीफो। तो किसको क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो बी लिमिटेड को अपना फीफो को वेटेड एवरेज में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जिसके लिए बोल भी दिया है 20x0 को 12,000 से कम करना है, तो उसके लिए क्या करना है 20x0 और 20x1 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन को डाउन करना है 12,000 और 34,000 से। ये क्वेश्चन हम लोग को खुद बता रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इन्वेंट्री के वैल्यू को कम करेंगे तो हमारा इम्पैक्ट क्या आएगा वो हमें समझना है, तब ना हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखो जब हम लोग इन्वेंट्री के वैल्यू को कम करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, तो पहला बात है कि अगर देखा जाए तो हम लोग का यहाँ पर एक ओपनिंग स्टॉक है, मतलब हमें तो 20x1 का बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो 20x1 के लिए 34,000 कैसा स्टॉक है, ओपनिंग की क्लोजिंग। हम लोग को तो 20x1 का बैलेंस शीट बनाने बोला है ना, तो 20x1 के लिए 20, मतलब हम जस्ट ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्वेंट्री गिवन है कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, ये दो इन्वेंट्री है,
तो ये दो इन्वेंट्री का वैल्यू उतने उतने से कम करने बोला है, तो ये 5,97,000 और 7,42,000, तो मुझे 20x1 का बनाने बोला है, तो 20x1 के लिए कौन सा ओपनिंग स्टॉक है, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है? 5,97,000 ओपनिंग और 7,42,000 हाँ, क्लोजिंग। क्लोजिंग है, ठीक है। अच्छा, अब एक मैंने कैलकुलेशन बहुत बार बोला है, कॉस्ट में भी बोला है, यहाँ भी बोला है, तो प्रॉफिट के साथ स्टॉक का क्या रिलेशन होता है? तो अगर याद आ रहा है तो ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन कैसा होता है? अगर याद है तो बताओ, और क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है? मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होने से क्या होता है? मतलब एक इतना बता सकते हैं, एक में प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है, एक में इनवर्स होता है। किस में इनवर्स होता है, किस में प्रोपोर्शनेट होता है? ये होल्डिंग में ही हम लोगों ने सीखा था, या फिर दूसरे बहुत सारे चैप्टर में सीखा है। या फिर मैंने ये भी बोला है कि ऐसा एक छोटा ट्रेडिंग बना के कर सकते हो, यहाँ 120 है तो यहाँ 20 आ जाएगा। मान लो ये क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक को अगर 170 कर दिया तो फिर यहाँ पर 70 आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ता है प्रॉफिट उतना बढ़ता है। क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट होता है, ओपनिंग के साथ रिवर्स होता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट होता है, ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट रिवर्स होता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे कम करना है, ठीक है, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक कम करना है, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा फिर? क्लोजिंग स्टॉक को मुझे 34,000 से कम करना है, तो इम्पैक्ट क्या आएगा? कम हो अभी जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। प्रॉफिट कहाँ इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? प्रॉफिट कहाँ इंक्लूडेड है? रिजर्व सरप्लस के अंदर, ठीक है। भले ही मुझे पीएल का नाम नहीं दिया हो, बट इसी के अंदर रिजर्व सरप्लस के अंदर ही तो प्रॉफिट होता है। तो अब मेरे पास पीएल कोई डेटा नहीं है, तो मुझे लिखना पड़ेगा रिजर्व सरप्लस, ठीक है। तो रिजर्व सरप्लस मेरा कम हो जाएगा, रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 34,000 से। और स्टॉक भी कम होगा, तो स्टॉक कम होने से स्टॉक को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। तो इन्वेंट्री, तो इसमें दो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें। स्टॉक के वैल्यू को कम करना पड़ेगा, रिजर्व सरप्लस के वैल्यू को भी कम करना पड़ेगा, जब हम लोग अपना कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब रहा बात ओपनिंग स्टॉक वाला, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक वाला अगर इम्पैक्ट देखे तो वो 20x1 में अगर कंसिडर करते भी है, देखो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक को कम किया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक अगर कम कम हो करना है जाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ना, उल्टा हो जाएगा। ओपनिंग कम। स्टॉक के साथ रिलेशन तो हम लोग का उल्टा है ना, तो फिर प्रॉफिट हम लोग का क्या हो जाएगा? 12,000 से बढ़ेगा, ठीक है। और इधर 34,000 से कम होगा। लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक का इम्पैक्ट हमें दिखाने का जरूरत नहीं, क्यों? देखो लिखा है यहाँ पे, no adjustment would be required in respect of opening inventory of B Limited as that will not have any impact on PL, ठीक है। इसका PL में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए प्रॉफिट में कोई इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बोल रहा है? देखो कि हम लोग जब लास्ट ईयर हमें तो 20x1 का बनाने के लिए बोला है, तो 20x1 का जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें सिर्फ इम्पैक्ट आएगा। हम लोग को तो 20x1 का बैलेंस शीट को रीस्टेटेड करने के लिए बोला गया है, 20x0 को तो कुछ करने के लिए बोला नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट अगर हम लोग नहीं भी दिखाएं तो भी हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 20x1 के बैलेंस शीट को दिखाने के लिए काफी है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, तो फिर रिजर्व सरप्लस को 34,000 से कम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये वाला हम लोग का पॉइंट कंप्लीट हो गया। फिर ये वाला देखो, बी लिमिटेड ने डिडक्ट किया है 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जो कि अब हमें नहीं करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो बी लिमिटेड ने क्रिएट किया है 1% पीबीडीडी ऑन ट्रेड रिसीवेबल, तो हमें उसको रिवर्स करना है, इसको हमें रिवर्स करना है, क्योंकि
ये फॉलो नहीं करता है। तो अब बी लिमिटेड ने जो पीबीडीडी बनाया उसके वजह से डेटर हमें सब 20x1 का देखना है। तो डेटर कितना हो गया, तो डेटर 8,91,000, ठीक है। तो जो डेटर दिख रहा है या फिर ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है वो दिख रहा है 8 लाख, कितना था, 8,91,000, ठीक है। अब अगर पीबीडीडी क्रिएट हुआ है 1%, तो ये 8,91,000 कितने परसेंटेज का वैल्यू है। मतलब अगर 1% डेटर पीबीडीडी क्रिएट किया है तो डेटर कितना दिख रहा होगा, नहीं समझ में आया। अगर मेरा 100 पे मैंने 1%, 99%, ठीक है। तो 99%, लेकिन मुझे पीबीडीडी नहीं दिखाना है, तो मुझे डेटर को कितना परसेंट दिखाना पड़ेगा, 100%। मुझे 100%। अगर 1% कम नहीं दिखाना है तो मुझे 100% दिखाना पड़ेगा। तो 100% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डेटर का वैल्यू, ये 99% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, निकालो। 9 लाख। 9 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, मुझे डेटर को बढ़ाना पड़ेगा, कितने से बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा, डेटर को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे ऐसे दिखा देते हैं, डेटर में मुझे ऐड करना पड़ेगा कितना फिर, 8,91,000 को 9 लाख दिखाने के लिए डेटर में कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 लाख 9 लाख। माइनस 8। हाँ, 9 लाख बनाने के लिए 891 तो बना हुआ है, तो अब डेटर को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, 9,000। कितना आ रहा है, 9,000। 9,000, अच्छा। 9,000 डेटर को इतने से इंक्रीज करना पड़ेगा, डेटर को इंक्रीज, ऐसे दिखा दिया मैंने, डेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, और इसका इम्पैक्ट और कहाँ आएगा, तो देखो हम लोगों को पीबीडीडी को रिवर्स करना है, तो पीबीडीडी को डेबिट करेंगे, पीबीडीडी को डेबिट कर देंगे, 9,000 से उल्टा कर देंगे, और पीबीडीडी क्रिएट होता है प्रॉफिट से, तो यहाँ प्रॉफिट तो नहीं है, रिजर्व है, तो रिजर्व में 9,000 को हम लोग वापस से ऐड कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, बी लिमिटेड डिडक्ट, ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला, ये समझते हैं। अच्छा, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला कैसे होगा, यहाँ पर बोला है कि बी लिमिटेड का जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये देखो बी लिमिटेड का प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसमें इंक्लूड है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैरिड फॉरवर्ड। तो जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हुआ वो ह्यूज अमाउंट का हुआ होगा, तो ये लोग उसे धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं, तो राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब देखो टोटल एक्सपेंडिचर है 20x1, बीइंग पार्ट ऑफ इनिशियल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 90,000, जो कि 20x0 में हुआ था, वो राइट ऑफ करना था इन्हें 3 साल में। तो देखो बी लिमिटेड ने एक्चुअली सोच क्या रखा था, बी लिमिटेड ने सोच रखा था कि मेरा 20x0 का जो खर्चा है 90,000, मुझे उसे कैसे राइट ऑफ करना है, 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो 20x0 x1 x2, ठीक है। तो अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ कितना कितना होगा, तो बोलो 90,000 का जो एक्सपेंडिचर है वो अगर 3 इयर्स में राइट ऑफ होगा तो कितना कितना करके होगा पर ईयर, 30,000। हाँ, तो 30,000, 30,000 और 30,000, ये इन्होंने सोचा था, ठीक है। अब कैरी फॉरवर्ड कैसे हो रहा है, तो कैरी फॉरवर्ड ऐसे होगा कि अगर हम 90,000 मेरा टोटल है, ठीक है, टोटल तो मेरा कितना है, टोटल है 90,000, ठीक है। 90,000 में से फर्स्ट ईयर 30,000 राइट ऑफ हो गया, तो कैरी फॉरवर्ड कितना बच रहा है, 60। 60, ठीक है। फिर 60 में से फिर से 30 राइट ऑफ होगा, तो फिर कितना बचेगा, 40। 30। फिर 30 में से नेक्स्ट ईयर 30 राइट ऑफ हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा था इस तरीके से राइट ऑफ करेंगे, ये बी लिमिटेड का प्रोसेस सोचा हुआ था, ठीक है। अब अगर ए लिमिटेड का ये प्रोसेस नहीं है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब ए लिमिटेड क्या बोल रहा है सिमिलर तरीके का सिमिलर अमाउंट का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ए लिमिटेड जो है सिर्फ और सिर्फ 20x0 में ही राइट ऑफ कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि ए लिमिटेड ने क्या मेथड लिया है, ए लिमिटेड जो है वो ऐसे करेगा, अगर ए लिमिटेड का देखे तो ईयर ऐसे लगा लो 20x0,
20x1 20x2 सिमिलर अमाउंट का वो कैसे करेगा, तो एक्सपेंस वो चार्ज कर देगा, उसका राइट ऑफ सिस्टम नहीं है। बोल रहा है कि 90,000 का, क्योंकि सेम अमाउंट बोला है, पूरा उसी साल राइट ऑफ हो जाएगा, कुछ कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं। राइट ऑफ नहीं, इसको चार्ज, मतलब एक ही साल में पीएल में पूरा चार्ज कर देगा। तो इसका मेन बात ये है कि नो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम ये नहीं रखना चाहता है, ऐसा बोला है। तो फिर बी लिमिटेड को भी वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बी लिमिटेड वैसा करेगा तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा वो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, बी लिमिटेड का 20x1 में 30,000 राइट ऑफ करने के बाद 30,000 कैरी फॉरवर्ड होना अभी भी बाकी है, ठीक है। लेकिन ए लिमिटेड के पॉलिसी के साथ ये मैच नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कैरी फॉरवर्ड जो है ये एसेट का वैल्यू है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना। तो एडवर्टाइजमेंट जब ह्यूज अमाउंट का होता है तो उसमें हमें बेनिफिट मिलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये मत सोचो कि ये खर्चा है, जो खर्चा में फ्यूचर में बेनिफिट देता है वो हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को प्रीपेड एक्सपेंसेस में दिखाया है, ठीक है। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अब अगर 20x0 में ही एक ए की तरह सारा चीज राइट ऑफ कर देना था, तो फिर 20x1 में ये कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ला सकते हैं ये अमाउंट को, 30,000 को, ठीक है। तो इसका मतलब इनका 20x1 का हमें बैलेंस शीट रीस्टेटेड करने बोला है, ठीक है। तो इसमें इम्पैक्ट क्या आ जा रहा है बी लिमिटेड के पॉलिसी से, इसमें इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जो एसेट है, एसेट मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो ज्यादा दिखेगा, ओवर स्टेटेड बाई ₹30,000। क्यों ओवर स्टेटेड दिख रहा है, क्योंकि ये एसेट ये लोग यहाँ दिखा रहे कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके, जबकि ए के हिसाब से वो दिखाना नहीं चाहिए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000 से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा दिख रहा है, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट या फिर रिजर्व, ठीक है, वो भी ओवर स्टेटेड दिख रहा है, ओवर स्टेटेड दिख रहा है 30,000 से, ठीक है। तो हमें एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट हम लोग का हो जाएगा, रिजर्व को हमें कम करना है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एसेट को कम करना है। तो ये अदर करेंट एसेट में है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर करेंट एसेट के अंदर इंक्लूडेड है। तो मुझे ये एसेट दिखाना जो है नहीं चलेगा, ठीक है, मुझे ये एसेट नहीं दिखाना है, तो हम वो एसेट को नहीं दिखाएंगे। तो एसेट को कम कर देंगे, तो एसेट ज्यादा है, एसेट को कम कर देंगे एक एक पॉलिसी के साथ एट पर होने के लिए, ठीक है। और जो रिजर्व सरप्लस है वो हम लोग का क्यों कम हो रहा है वो सुन लो। रिजर्व सरप्लस, रिजर्व का ट्रीटमेंट क्यों हुआ, ये मतलब रिजर्व को हम लोगों ने 30,000 से क्यों डेबिट किया वो भी देखो। क्योंकि जब हम लोगों ने ये खर्चा दिखाया था 60,000 30,000 30,000 30,000 करके, ठीक है, तो हम लोग का क्या हुआ था, पास्ट में जो प्रॉफिट था वो हम लोग का कम हुआ था। जैसे जब 20x0 में दिखाया तो प्रॉफिट पीएल में 30,000 चार्ज किया था, फिर 20x1 में पीएल में हम लोगों ने 30,000 चार्ज किया, ठीक है। तो पास्ट में प्रॉफिट हम लोग का क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था, ठीक है। तो अब रिजर्व फिर से हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब एसेट में जो हम लोग का 30,000 एसेट तो इंक्लूड, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, ठीक है, 30,000 वो तो हमें हटा देना ही है, एसेट बोल के हम लोग दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमें यहीं पर सारा काम कर लेना है, ठीक है। मतलब ये 60,000 में से 30 राइट ऑफ करके 30 कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ये पूरा 60,000 ही मुझे राइट ऑफ कर देना पड़ेगा। तो 30,000 तो ऑलरेडी चार्ज किया है हम लोगों ने, लेकिन और 30,000 जो X2 में चार्ज करने वाले थे वो इसी साल चार्ज कर देंगे एक ही पॉलिसी के साथ एक्ट पर होने के लिए। तो उसलिए हम लोग को अपने प्रॉफिट को और 30,000 से राइट ऑफ करना पड़ा, ठीक है। इसीलिए रिजर्व को हम लोगों ने जो है यहाँ पर फिर से डेबिट कर दिया, ठीक है। इस वजह से रिजर्व डेबिट हो जाएगा। अच्छा, अब बैलेंस शीट को रेडी करते हैं, फिर कैसे बैलेंस शीट बनेगा। consolidated statement of profit and loss of H Limited and its subsidiary
is limited for the year ended on 31st March 20x3. Equity and liability. पीएल है ना? हाँ बोलो। पीएल है ना? नहीं पीएल तो नहीं बनाना, सिर्फ बैलेंस शीट ही तो बोला है। हाँ पुट रीस्टेटमेंट, ये रीस्टेटेड करने हम तो ऊपर पीएल लिखेंगे। वो अच्छा ऊपर मैंने ये लिख दिया, सॉरी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में गलती से लिख दिया, गलत लिख दिया, उसको ठीक कर लो। ब्रैकेट में रीस्टेटेड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। वैसे ही लिख देते जैसे लिखा हुआ है। वैसे आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो चेक करते वक्त जब यहाँ से यहाँ मैच करेंगे फिर प्रॉब्लम होगा, ऐड कर करके जब लिखेंगे। एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये मत सोचो कि ये यहाँ क्यों आएगा, वो तो नहीं आता, वो तो होल्डिंग जब सब्सिडियरी में इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आता, ये तो सब्सिडियरी का इन्वेस्टमेंट है, उसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। फिर करेंट एसेट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करेंट एसेट्स। अच्छा, अब नोट्स टू अकाउंट्स। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में तो कुछ चेंज नहीं होगा, 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो हम लोग को ये वाला लेना है 20x1 का 7,14,000। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो रिजर्व गिवन जो है वो है 7,14,000, और अभी अभी हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखा जिसकी वजह से कहीं कहीं रिजर्व में एड लेस कुछ हो रहा है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर देखा कि इन्वेंट्री का जब हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया तो रिजर्व को हमें 34,000 से कम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है, तो इसमें जो भी प्रॉफिट है वो 34,000 से कम हो जाएगा। जितने से स्टॉक कम होगा उतने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर डेटर डेटर का पीवीडीडी रिवर्स करना है तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा कितने से, 9,000 से। तो पीवीडीडी एड बैक करके प्रॉफिट बढ़ जाएगा 9,000 से। तो एड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, जब प्रोविजन क्रिएट नहीं करना है तो वो अमाउंट प्रॉफिट में रिवर्स बैक हो जाएगा जो कि 9,000 है। और एक था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, अगर हम लोग को अपना ये प्रीपेड एसेट जो है ये नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करके लेके नहीं जाना है, उसी साल चार्ज कर देना है बाकी पूरा। मतलब ऑलरेडी 30 कर रखा है, बाकी 60 को हम लोग 30-30 करने वाले थे जो कि हमें 20x1 में ही कर देना है, तो प्रॉफिट और 30,000 से कम होगा। एक बार तो 30,000 से ये चार्ज करते वक्त कम हुआ, ये 30,000 चार्ज था, ये 30,000 भी चार्ज था, ये हम लोग सोचे थे यहाँ चार्ज करेंगे बट उसके जगह यही चार्ज कर रहे हैं, तो फिर और 30,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो फिर हम लोग का ये हो जाएगा लेस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न 30,000। बस और कुछ नहीं होगा, तो पूरा रिजर्व एडजस्ट करके कितना आ जाएगा, 34 और 30, 64,000 नेगेटिव, 64,000, 659। 659, 6,59,000। अच्छा, नोट नंबर 3। अच्छा, नोट नंबर 3 है शॉर्ट टर्म बोरिंग पे। देखते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग पे क्या है। इसमें तो कुछ होगा नहीं, बस बैंक ओवरड्राफ्ट 1,70,000 लिख देना है। शॉर्ट टर्म बोरिंग ₹1,70,000। नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल और 5 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल।
4,94,000। इसका नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ लिखना है नहीं, वही 4,94 ही लिखना है। तो इसका नोट का क्या करें, हटो। ये 4,94 जैसा है वैसा, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो ये फोर्थ नंबर में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें शायद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4,30,000। अच्छा, तो ये सब लिख लेते हैं, इधर हो जाएगा 5 लाख। रिजर्व सरप्लस हो गया 6,59,000, 1,70,000। 6,59,000, 1,70,000 और 4,30,000। फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट PPE। नोट नंबर 5, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कॉस्ट 3,20,000 माइनस 96,000 डेप्रिशिएशन, टोटल 2,24,000। कॉस्ट 2,24,000। नोट नंबर 5, 2,24,000। नोट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। ये ऐसे ही लिख देते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसका तो कुछ डिटेल्स है ही नहीं, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख, इसका कोई नोट बनाने का जरूरत नहीं है, कोई डिटेल्स है नहीं इसका। यहाँ से बनेगा सिक्स्थ नंबर, इन्वेंट्रीज, इसमें बनेगा, एडजस्टमेंट था। तो क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का 7,42,000, इसको कम करने बोला था। क्लोजिंग स्टॉक 7,42,000 माइनस कर देंगे चेंज ड्यू टू, नहीं ऐसे लिखते हैं, चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में चेंज, मेथड के चेंज होने की वजह से वैल्यूएशन को चेंज करना है, 34,000 से हम लोग को कम करना है। ये रहा यहाँ पर एक कर रखा है, 34,000 से कम करना है। तो फिर ये कितना आ जाएगा, 7,42,000 माइनस 34, 7,08,000। 7,08,000। इन्वेंट्री 7,08,000। ट्रेड रिसीवेबल, इसका नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट था। ट्रेड रिसीवेबल, नोट नंबर 7, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, तो एक्चुअल डेटर 8 लाख, ये 91, हाँ 8,91,000 ये गिवन था। ऐड करेंगे एडजस्टमेंट इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि हुआ 9,000 से। ये देख लो।
9,000 से होकर 9 लाख हुआ था, हाँ ये रहा, 9,000 से करना पड़ेगा, 9,000 से हम लोग का डेटर बढ़ के 9 लाख हो जाएगा। नोट नंबर 8। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,000, ये एज इट इज लिख देते, इसमें और क्या नोट बनाए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,000 और अदर करेंट एसेट का नोट बनेगा। ट्वेंटी 48,000 वो टोटल है। अदर करेंट एसेट ये हम लोग का है प्रीपेड एक्सपेंस बोल के, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 48,000 है। अब ये प्रीपेड एसेट जब तक जितना जितना राइट ऑफ होता है उसके हिसाब से कम होता है, ठीक है। तो हम लोगों को राइट ऑफ करने के लिए बाकी रखा था हम लोगों ने 30,000, ठीक है, ये रहा 30,000, जो कि हम लोग इसी साल राइट ऑफ कर दे रहे हैं, तो फिर हम लोग का 30,000 से कम हो जाएगा और भी। तो यहाँ पर एसेट कम हो जाएगा, लेस रिटर्न ऑफ, तो ये कम होके 18,000 हो जाएगा। 18,000 अब टोटल करना पड़ेगा, कितना होगा। 22 लाख 50। 22,53,000 दोनों साइड ही आ रहा है। हम दोनों साइड 22,50,000। ठीक, तो ये बन गया हम लोग का अच्छा, यहाँ पर एमसीक्यू पहले कर लेते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कहाँ दिखता है, एज ए पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज, एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द पार्ट पेरेंट्स शेयर होल्डर सेपरेटली फ्रॉम लाइबिलिटीज एंड द इक्विटी ऑफ द पेरेंट्स शेयर होल्डर एज पार्ट ऑफ एसेट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग किधर दिखाते हैं। लाइबिलिटी। हाँ लाइबिलिटी दिखाते हैं, चलो ये एसेट वाला आंसर गलत है, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी ये भी आंसर गलत है। अब ये दोनों में से कौन सा ज्यादा सही तरीके से एक्सप्लेनेशन है, ये ठीक है, लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं तो पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज हुआ, लेकिन सेपरेटली फ्रॉम लाइबिलिटीज एंड द इक्विटी ऑफ द पेरेंट्स शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, उसमें शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस ये आता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपने हेड में सेपरेटली चला जाता है, वो किसी के अंडर नहीं आता है, ठीक है, सेपरेटली ये चला जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के अपना एक अलग हेड ही हो जाता है। फिर उसके बाद होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर उसके बाद होता है करेंट लाइबिलिटी। तो आंसर ये सही है, सेपरेटली फ्रॉम लाइबिलिटीज एंड द इक्विटी, सेपरेटली फ्रॉम लाइबिलिटीज एंड द इक्विटी ऑफ द पेरेंट शेयर होल्डर, अलग से ये दिखता है, अपना अलग हेड ले लेता है, ठीक है। नॉर्मली लाइबिलिटी साइड में हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी, बट माइनॉरिटी इंटरेस्ट आने के बाद वहां 4 मेन हेड हो जाता है, तो आंसर सी होगा।
माइनॉरिटी ऑफ द सब्सिडियरी इज एंटाइटल टू, तो माइनॉरिटी जो है सब्सिडियरी कंपनी का जो माइनॉरिटी है उसको क्या क्या मिलता है? कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू, नाइदर कैपिटल नॉर रेवेन्यू। बोलो, हम लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन किया, रेवेन्यू। दोनों मिलता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। अगर कोई भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उठा के हम लोग देखते हैं तो देखो, जब भी हम लोग कर रहे हैं बार बार हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा दोनों आ जाता है। ये देखो, इसमें ना भी पता चले कोई भी क्वेश्चन उठा लो या फिर कंसेप्ट में देख लो आप, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आता है। हम्म, ये देखो, यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, बट चलो कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो शेयर कैपिटल पीएल लिया, बट इसमें प्री पोस्ट हमें डिसाइड नहीं करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्री एक्विजिशन पीएल रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन पीएल रिजर्व। हमेशा दोनों चीज आता है, प्री पोस्ट का, क्योंकि वो तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं उस कंपनी में, बस होल्डिंग आने के वजह से वो माइनॉरिटी हो गए, बट वो तो एग्जिस्ट पहले से ही कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए उनको सब मिलता है, मतलब उनका सारा कैलकुलेशन एक ही जगह पे होता है। प्री पोस्ट तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो कंपनी होल्डिंग बनता है उसके लिए। कोई भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उठा के देखो, सभी में जो है सेम बात दिखेगा। ठीक है, अगर कहीं भी प्री पोस्ट दिखेगा एक साथ ही दिखेगा। चलो ठीक है, और नहीं दिखा रहे, ये हम लोग का दोनों ही होता है। इन कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी डैश इज एलिमिनेटेड इन फुल। जब हम लोग कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाते हैं होल्डिंग सब्सिडियरी का, तो क्या एलिमिनेट होता है? करेंट लाइबिलिटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, म्यूचुअल इंडेप्टनेस, नथिंग। क्या कैंसिल होता है? ये पढ़ा है हम लोगों ने, इस पे तो कंसेप्ट ही था बना हुआ। क्या एलिमिनेट होता है? अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, म्यूचुअल जो भी कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था इनका, किसी ने किसी को बेचा था, किसी ने किसी को बेचा था, ठीक है, वो सब क्या होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल सेटअप बोल सकते हैं, कॉन्ट्रा सेटअप बोल सकते हैं, तो क्या होता है आंसर? म्यूचुअल इंडेप्टनेस। In consolidated balance sheet, the share of the outsider in the net asset of the subsidiary must be shown as, तो बोल रहा है कि consolidated balance sheet में outsiders यानी minority interest का share in the net asset of the subsidiary must be shown as, क्या बोल के दिखाते हैं? मैंने बोल ही दिया आंसर, minority interest बोल के दिखाते हैं जो outsider है उनका, है ना। फिफ्थ नंबर में, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड बाय द सब्सिडियरी कंपनी विल अपीयर इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एन आइटम ऑफ, बोल रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स अगर हम लोग बना रहे हैं, सब्सिडियरी कंपनी बनाई है, विल अपीयर इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, वो आइटम कैसे दिखेगा? करेंट लाइबिलिटी के अंदर, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर, कैपिटल प्रॉफिट के अंदर, करेंट एसेट के अंदर, कहाँ दिखेगा प्रोविजन फॉर टैक्स? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन क्या होता है? एसेट की लाइबिलिटी? पहले ये डिसाइड करो। लाइबिलिटी, ठीक है, तो इससे ये तो होगा नहीं, तो फिर ये लाइबिलिटी साइड दिखेगा तो कौन से हेड के अंदर दिखेगा? ऑप्शन ए, करेंट लाइबिलिटी। अभी देखो, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया यही पर तो था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये देखो यहाँ पर था ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया ये रहा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 4, 4 में जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यही तो पूछा है। तो ये तो सब्सिडियरी का ही था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाते हैं तो कहाँ दिखाएंगे? करेंट लाइबिलिटी। और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म प्रोविजन 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। अच्छा, ये सब तो हो गया था, अब जो एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं।
कहाँ से स्टार्ट है? ये वाला। यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, पी लिमिटेड, एस लिमिटेड, नॉन करेंट एसेट इतना इतना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, मतलब पी लिमिटेड होल्डिंग है, ठीक है। सब्सिडियरी में उसने 1000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है, इशूड कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है। पी लिमिटेड एक्वायर 100% शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च फॉर 1000, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर गुडविल हो रहा है कि कैपिटल रिजर्व, वो बताना है। तो बोलो, गुडविल हो रहा है कि कैपिटल रिजर्व, वो बताना है। तो कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, या फिर बोल सकते हो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लिखने का तरीका कैसे भी लिखे, कंसेप्ट मेन होना ये चाहिए कि मैंने कितना पैसा खर्चा करके मुझे मिला क्या। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने में खरीदा है? 1000 रुपीज, 100% शेयर खरीदा है, तो 1000 रुपीज से खरीदा है, ठीक है। बदले में क्या मिला? तो बदले में मिलता है नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी यानी एस लिमिटेड, नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड। उसमें कितना मिलेगा हिस्सा? जितना परसेंट शेयर एक्वायर हुआ है, तो 100% मिलेगा। और नेट वर्थ दो तरीके से निकलता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, वो हम लोग कर सकते हैं। तो 1000 का शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस इनका कुछ है नहीं। या फिर हम लोग टोटल एसेट माइनस कर सकते हैं, टोटल एसेट माइनस कर सकते हैं करेंट लाइबिलिटी जो कि है नहीं। तो वैसे करोगे तो भी 1000 आएगा। तो फिर 100, यहाँ पर 100% ऑफ 1000 हो जाएगा, ठीक है। बस शेयर कैपिटल, ये और कुछ है नहीं। तो फिर यहाँ पर 1000 आएगा, तो 1000 दे के 1000 का चीज मिला, तो फिर 0 हो गया। ना तो कोई गुडविल, ना तो कोई कैपिटल रिजर्व। ये देखिए, ये सब समझाने के लिए बोला, जो कि हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ना तो गुडविल, ना तो कैपिटल रिजर्व। अच्छा, अब एग्जाम्पल 2 में मॉडिफाइंग एग्जाम्पल 1, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सब। अच्छा, यहाँ डिफरेंस बोल रहा है एज कम्पेयर टू, अच्छा यहाँ पर ये डेटा इंक्लूड कर दिया, ठीक है। बाकी सब सेम है। तो एग्जाम्पल 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, 1000, नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का नेट वर्थ में कितना लिया जाएगा? 100% ही होगा, बट नेट वर्थ है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस करेंगे तो 700 और 300, हम लोग ऐसे लिखेंगे फिर। 100% ऑफ 700 प्लस 300 नेट वर्थ का, तो भी हम लोग का 1000 ही आएगा और आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, इस केस में। बट यहाँ पर 700 प्लस 300 होगा, मतलब प्रॉफिट भी है और रिजर्व सरप्लस भी है, तो इसमें भी देखो उसी हिसाब से 0 आ रखा है। फिर एग्जाम्पल 3, अच्छा इसमें बोला है देखो, मॉडिफाइंग एग्जाम्पल टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है। पी लिमिटेड एक्वायर, अच्छा कितने में खरीदा है? अब 1200 में खरीदा है, तो मॉडिफाई कुछ ये हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिख देते, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हम लोग का 1200, मतलब 1200 से जो भी शेयर्स परचेज हुए 1200, कितना? 100%। अच्छा, तो मिला क्या है? तो नेट वर्थ इन एस लिमिटेड, ठीक है। अब एस लिमिटेड के नेट वर्थ में कितना एक्वायर कर सकते हैं? 100%, क्योंकि 100% शेयर लिया। अब नेट वर्थ कितना है? 700 प्लस 300, तो 700 शेयर कैपिटल, 300 प्रॉफिट, तो ये हो गया 1000 का 100% यानी 1000। तो 1200 दे के 1000 का हमें जो है शेयर और रिजर्व सरप्लस मिला है, तो हाँ, तो ये गुडविल हो जाएगा 200। तो ये हम लोग का 200 का गुडविल हो जाएगा, ये रहा। फिर फोर्थ नंबर, मॉडिफाइंग द एग्जाम्पल 2, यहाँ पर दिया हुआ है 80% शेयर ऑक्युपाई हुआ है 1000 रुपीज से, ठीक है।
एग्जाम्पल 4। Calculation of COC, cost of investment, 1000. Net worth in is limited. अच्छा, ये हो जाएगा 700 प्लस 300, लेकिन इसमें कितना हिस्सा मिलेगा? इस क्वेश्चन में हम लोग को जो है होल्डिंग 80% दिया, तो फिर 80% करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 का 80%, तो 800, ठीक है। तो 1000 खर्चा करके 800 मिला, तो डिफरेंस 200 का आ रहा है। डिफरेंस किस चीज का है? गुडविल या कैपिटल? गुडविल, ठीक है। क्योंकि कम मिला वैल्यूएशन का चीज, जबकि हम लोगों ने खर्चा ज्यादा किया, तो फिर आंसर हो जाएगा 200 गुडविल, ठीक है। अच्छा, कितना नंबर? अच्छा, इसमें बोला है एज लिमिटेड एक्वायर 70% इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1120x1 ऑन दैट डेट पेड अप शेयर कैपिटल वाज 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each accumulated reserve balance 1 lakh. Each limited had paid 1,60,000 to acquire 70% interest. Interest in S limited, asset of S limited were revalued, and a revaluation loss of 20,000 was ascertained. The book value of the shares of S limited calculated as shown below. तो यहाँ पर वही गुडविल है कि क्या है वो कैलकुलेट करने बोला है, तो इसी इंफॉर्मेशन से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ COC, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले लिखना पड़ता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कितना खर्चा किया गया है? 70% शेयर एक्वायर किया है ऑन दैट डेट। पेड अप शेयर कैपिटल जो एस लिमिटेड यानी सब्सिडी का था 10,000 शेयर 10 करके यानी 1 लाख। एक्यूमुलेटेड रिजर्व था 1 लाख। एज लिमिटेड ने पे किया 1,60,000 रुपीज 70% इंटरेस्ट जो है इस लिमिटेड में लेने के लिए, तो फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 1,60,000। तो नेट वर्थ इन एस लिमिटेड जो कि एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड है 70% ऑफ। 70% ऑफ क्या हो जाएगा? 70% ऑफ हो जाएगा ये शेयर, इक्विटी शेयर का 70% मतलब 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख, और 1 लाख का रिजर्व, तो 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख हो रहा है। और इसके बाद बोला एसेट ऑफ एस लिमिटेड वेयर रिवैल्यूड ऑन 1120x1 एंड रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ 20,000 वाज एसर्टेन। तो लॉस कहां पर इंपैक्ट देगा? रिजर्व सरप्लस में। अगर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो रिजर्व सरप्लस उतने से कम हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल यहाँ पर हम लिख देते हैं, शेयर कैपिटल आता है यहाँ पर और रिजर्व सरप्लस आ रहा है, ठीक है। और शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा? 1 लाख, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 करके। रिजर्व सरप्लस वैसे तो 1 लाख था, बट ड्यू टू रिवैल्यूएशन लॉस वो 20,000 से कम हो जाएगा। तो 1,80,000 का 70%, 1,80,000 का 70% कितना होगा? 1,26,000। 1,26,000, ठीक है। तो फिर दोनों का डिफरेंस क्या होगा? मतलब गुडविल होगा कि 34,000 गुडविल। हाँ, 34,000 का गुडविल हो जाएगा। फिर देखते हैं। ये रहा 34,000 का गुडविल आ जाएगा। गुडविल। अच्छा, अब एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में बोला ए लिमिटेड एक्वायर 70% इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड ऑन 1120x1 ऑन दैट डेट बी लिमिटेड हैड पेड अप कैपिटल 1 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर 10 each and accumulated balance in reserve and surplus 1 lakh. On that date asset liabilities were also revalued, profit by 20,000। ए लिमिटेड ने पे किया 1,30,000 टू परचेज द सेड इंटरेस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,30,000। तो कैलकुलेशन ऑफ COC, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1,30,000। नेट
और इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड में कितना नेटवर्थ एक्वायर्ड होगा? 70% ऑफ 1 लाख शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस 1 लाख। तो 1 लाख का शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का 1 लाख, लेकिन 20,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा। तो 2,20,000 का 70% कितना होता है? 1,54,000। 1,54,000 मिला 1,30,000 दे के, तो डिफरेंस आ रहा है 24,000 का। और ये क्या है, गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व। 24,000 का कैपिटल रिजर्व, ये रहा 24,000 का कैपिटल रिजर्व। फिर एग्जाम्पल 7, कैलकुलेशन ऑफ सीओसी। इसमें बोला है H Limited acquired 16,000 equity share of 10 each in S Limited on October 1, 20x1 for 3,06,800, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 3,08,000, सॉरी 3,06,800, गलत लिख दिया है। 3,06,800. The profit and loss account of S Limited showed a balance of 10,000 on April 1, 20x1. The plant and machinery of S Limited which stood in the books at 1,50,000 was considered worth 1,80,000. मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन बाय 30,000 से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इनका शेयर था, एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल था 10,000। नहीं, शेयर कैपिटल तो नहीं, यहाँ पर ये तो पता चल रहा है कि रिजर्व सरप्लस तो 10,000 है और उसमें 30,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है। तो नेट वर्थ इन एस लिमिटेड, तो यहाँ पर 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each in S Limited on October 1 for 3,06,800. The profit and loss account of S Limited showed a balance of 10,000 on April 1, 20x1. 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्लस इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 30,000 एड ऑन हो जाएगा, ये 1,80,000 हो गया इनका ही। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को शेयर कैपिटल भी तो निकालना पड़ेगा, तो वो शेयर कैपिटल कैसे निकाले? तो 16,000 इक्विटी शेयर जो कि 10 रुपए करके है, उसके लिए पे किया है इन्होंने 3,06,800। तो इसको, अच्छा और भी इंफॉर्मेशन है, नहीं तो निकाले कैसे, सही बात। देखो शेयर कैपिटल ये रहा, एस लिमिटेड का टोटल शेयर्स कितना था? एस लिमिटेड का टोटल शेयर्स था 2 लाख, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब टोटल शेयर तो 2 लाख है, तो 2 लाख का ही कर देते हैं यहाँ पर, प्लस 2 लाख शेयर कैपिटल। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सीओसी का 16,000 आउट ऑफ 20,000, कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग? 80%। हाँ। तो 80% ऑफ ये करना है 2,40,000, 80% ऑफ 2,40,000, 1,92,000। 4,92,000। ओ अच्छा, इसमें ना और भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएल, करंट लाइबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट दिया हुआ है। तो परसेंटेज 80%, 20%, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इसका दिखाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट। अच्छा, मैंने तो सिर्फ जो है ये निकाल दिया, कैपिटल रिजर्व या गुडविल जो होगा वो निकाला है। ठीक है, कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, ईच लिमिटेड ने 16,000 शेयर एक्वायर किया है 1 अक्टूबर को
फॉर 3,06,000 द प्रॉफिट जो है वो दिख रहा है 10,000। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड हुआ था ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्चुअली हम लोगों ने एक बड़े क्वेश्चन के अंदर किया हुआ है, फिर भी एक बार फिर से कर देते हैं। फर्स्ट अक्टूबर 20x1, 1 अक्टूबर 20x1। ठीक है, इस डेट पे 16,000 शेयर्स जो है एक्वायर हुआ है एट द रेट ऑफ 10। 16,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 एक्वायर। फिर बोल रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शोड अ बैलेंस ऑफ 10,000 ऑन April 1, 20x1। April 1, 20x1 पीएल जो सब्सिडियरी कंपनी है इस लिमिटेड का, मतलब वो दिख रहा है इनका 10,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड जो दिख रहा है वो 1,50,000 दिख रहा है इस डेट पे। प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है 1,50,000। ठीक है, और बोल रहा है कि वॉज कंसिडर्ड वर्थ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 1,80,000। यही वाला प्लांट मशीनरी इस डेट पे, डेट ऑफ एक्विजिशन में 1,80,000 का कंसिडरेशन लिया गया। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है इंफॉर्मेशन बाकी दिया हुआ है। एस लिमिटेड का टोटल शेयर्स था इतना, जनरल रिजर्व, प्लांट एंड मशीनरी, करेंट लाइबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू एंड में 1,35,000 दिख रहा है। देखो 31 मार्च 2022 प्लांट एंड मशीनरी का 1,35,000 दिख रहा है। ठीक है, ये बताया है। अच्छा, बाकी देखो कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो बाकी मैंने कुछ लिखा नहीं। हम लोग को क्या सिखाया है इस क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालने के बाद रिवैल्यूएशन, प्लांट मशीनरी का रिवैल्यूएशन का क्या क्या इम्पैक्ट आएगा वो यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला बात है कि अगर मेरा 1,50,000 का प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 अपडेट हुआ, फिर मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन, फिर 1,35,000, मतलब 1,50,000 का प्लांट एंड मशीनरी अगर 1,35,000 हो गया तो परसेंटेज ऑफ डिप्रिशिएशन इस पे कितना चार्ज हुआ है, कैसे निकालेंगे। तो 1,50,000 आउट ऑफ 1,50,000 कितना डिप्रिशिएट हो गया, 1,50,000 का वैल्यू 1,35,000 हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इतना कम हो गया है, तो फिर डिप्रिशिएशन का परसेंटेज कितना होगा। कैलकुलेट करो, नॉर्मली परसेंटेज दे देता है बट इसमें नहीं दिया है इस एग्जांपल में, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 10%। 10%। ठीक है, तो 10% पर एनम करके डिप्रिशिएशन लगना चाहिए। तो अब ये डिप्रिशिएशन जो लग रहा है, डिप्रिशिएशन फ्रॉम 1,4 से लेके 1,10 तक जो डिप्रिशिएशन लग रहा है वो कितने मंथ का हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स का जो डिप्रिशिएशन है वो कितना हो जाएगा फिर 1,50,000 पे 10% इंटू 6/12, मतलब 5% लगाने से जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। कितना हो रहा है, 7,500। 7,500। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ डिप्रिशिएशन लग चुका है 7,500। ठीक है, अच्छा, अब अगर 1,80,000 वैल्यू हो गया है तो अब 1,80,000 पे डिप्रिशिएशन लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या 1,80,000 पे अगर हम लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स का, अगर ये 6 मंथ्स है तो ये बाकी भी यहाँ से यहाँ 6 मंथ्स है, तो एक बार देखो कि 1,80,000 पे 6 मंथ्स अगर हम लोग 10% करके डिप्रिशिएशन लगाएंगे तो कितना होगा। 1,80,000 पे 5% लगाओ, पता चलेगा कितना होगा। 9,000। 9,000, तो 1,80,000 से 9,000 माइनस कितना होना चाहिए एसेट का वैल्यू। 1,71,000। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है 1,35,000, मतलब इस पे डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन पे बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फिर कितना होना चाहिए, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,50,000 के प्लांट मशीनरी पे 7,500 का डिप्रिशिएशन लग गया, तो फिर इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस करने से 0, 0, 1,00,000
1,42,500 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 1,42,500 होना चाहिए, बट इस डेट पे रिवैल्यूड हुआ है एट 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट फिर कितना हुआ? 1,42,500 का प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर डिप्रिशिएशन जो वैल्यू दिख रहा है वो 1,80,000 का हो गया, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ? 37 माइनस कर, 500. हाँ, 37,500, ठीक है, 37,500 हो गया। अच्छा, अब ये 37,500 का प्रॉफिट जो है ये कैसा प्रॉफिट है? ये वैसे तो देखा जाए ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन ये मिलेगा किसको? ये हम लोग का होल्डिंग को भी मिलेगा, ये हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी मिलेगा। होल्डिंग को मिलेगा 80%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को मिलेगा 20%। मतलब जब इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, और होल्डिंग का 80% जो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वो हम लोग का यहाँ पर एडजस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट होगा। तो ये वाला जो है या इस क्वेश्चन में बनाने बोला भी नहीं है हमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में बनाने बोला नहीं है, उसको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिसिएटेड वैल्यू टू बी चार्ज्ड, कितना चार्ज होना चाहिए, ठीक है, और कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। तो एक्चुअली इन्होंने 1.5 लाख पे 10% करके पूरे 12 महीने का ही लगा दिया है, तो ही 1,35,000 आ रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि 1,50,000 पे अगर 1,500 लेस करोगे तो 1,35,000 दिखेगा। मतलब इन्होंने ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन पे जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट 9,000 हो रहा है वो इन्होंने चार्ज नहीं किया है। इनका यहाँ भी 7,500 चार्ज किया है, यहाँ भी 7,500 चार्ज किया है, 15,000 चार्ज हो गए, 1,35,000 हुआ है। बट हम लोग ये तो दिखा नहीं सकते है ना, हमें 1,80,000 पे ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमें और एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 1,80,000 पे अगर हम लोग डिप्रिसिएशन दिखाते हैं तो बाकी 6 मंथ्स का वो हम लोग का डिप्रिसिएशन, अभी मैंने कैलकुलेशन करवाया था, 9,000 आया था, जबकि इन्होंने सिर्फ 7,500 चार्ज कर रखा है। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन और कितना चार्ज करना पड़ेगा? 9,000 माइनस 7,500, तो कितना हो जाएगा? 1,500, ठीक है। ये 9,000 कहाँ से आया? 1,80,000 का एसेट 10% करके 6/12 करके डिप्रिशिएट होना चाहिए, बट ये नहीं हुआ है। कैसे पता चल रहा है? ये क्लोजिंग वैल्यू हमें समझा रहा है कि ये डिप्रिशिएशन इन्होंने इस तरीके से चार्ज नहीं किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने वो 1,50,000 का जो है बाकी 6 मंथ्स का जैसे 7,500 आ रहा है वैसे ही इन्होंने चार्ज कर रखा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग का यहाँ पर और 1,500 डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब जो एच लिमिटेड का डिप्रिशिएशन यहाँ पर ये 1,500 जैसे ही हुआ, तो इसका ट्रीटमेंट होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या होता है? तो देखो, तो ये जैसे डिप्रिशिएशन चार्ज होगा तो हम लोग का प्रॉफिट 1,500 से और कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर प्रॉफिट 1,500 से और कम हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमें ये 1,500 का 80% ये एक्सपेंसेस है और 20% करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट और 80% जो है होल्डिंग। ये लगने के वजह से एज लिमिटेड का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1,500 का जो फिर से चार्ज हो रहा है ये आफ्टर एक्विजिशन हो रहा है, तो फिर जो प्रॉफिट बनेगा वो 1,500 से कम हो जाएगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब इसका 80% मतलब कितना हो जाएगा? 1,200, ठीक है। और बाकी ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 300 जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये एडिशनल डिप्रिसिएशन जो है, एडिशनल डिप्रिसिएशन का ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट होगा, इनका भी वही सेम होगा, ठीक है। इनका भी वही प्रॉफिट से लेस होगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से लेस होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम डेटा के साथ हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया तो करवा दिया,
अब क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा ये दिखा देते हैं पहले, ये एग्जांपल एक लास्ट है वो बता देते हैं। इफ शेयर इन एक्स लिमिटेड आर परचेज्ड जैन 2002 एंड अप्रैल 2002, एक्स लिमिटेड डिक्लेयर्स डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ 20x1। तो बोल रहा है यहाँ पर कि एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है जैन 2002 एंड अप्रैल 2002 में। एक्स लिमिटेड डिक्लेयर किया है डिविडेंड इफ शेयर्स इन एक्स लिमिटेड आर परचेज्ड। अच्छा, जैन 2002 और अप्रैल 2002, ठीक है, जैन 2002 और अप्रैल 2002 में परचेज किया गया है। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड जिसका ये शेयर एक्वायर्ड हुआ है डिक्लेयर डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ 20x1, 20x1 के प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है, इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 20x1 के रेस्पेक्ट में, मतलब उस साल के प्रॉफिट में। द डिविडेंड रिसीव्ड बाय द होल्डर ऑफ द शेयर्स करेक्टली शुड नॉट बी ट्रीटेड एज, अच्छा ये कैसे ट्रीट होना चाहिए ये पूछा है। तो ये एक्विजिशन के पहले के प्रॉफिट से दिया गया डिविडेंड है, तो ये इनके लिए हो जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, यही पूछा है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, ठीक है। ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया। द डिविडेंड रिसीव्ड बाय द होल्डर ऑफ द शेयर्स करेक्टली शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम बट एज कैपिटल रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करने के लिए ये काम आता है। तो प्री आइटम जितना भी होता है वो हमारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में माइनस करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो हम बोल रहे थे, ये हम लोगों ने जो अभी डिप्रिशिएशन वाला क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सेम डेटा के साथ कर चुके हैं। अगर ये यहाँ पर मतलब आधा आधा हो रहा है ना, क्योंकि ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, तो इस पॉइंट को पूरा एकदम सही, इसमें क्या क्या और ट्रीटमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, अगर वो हम लोग को पता करना है ना, तो उसके लिए क्वेश्चन हमारे 9। हाँ 9, अच्छा 9 नंबर, चलो ये वाला ये वाला क्वेश्चन देखने से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार जस्ट गो थ्रू करते हैं, कुछ बाकी तो नहीं। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे करके कंसोलिडेट होता है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, आता नहीं है, ठीक है। हम जस्ट एक बार यहाँ से दिखा देते हैं क्या बोल रहा है। एज पर AS 21 consolidated cash flow statement is presented in case a parent presents its own cash flow statement, ठीक है। मतलब अगर होल्डिंग कंपनी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है तो consolidated कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ consolidated कैश फ्लो स्टेटमेंट all the items all the items of cash flow from operating activities, investing and financing activities are to be added on line by line basis from the line by line add कर देना है। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ एक एग्जांपल से समझा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चेंजेस इन रिजर्व, तो फिर ये 8 + 2 10 कर दिया, पीएल का ये 0 + 1 0 कर दिया, डिविडेंड पे 22 + 1 22 कर दिया, टैक्स प्रोविजन ऐड कर दिया। सिर्फ लाइन बाय लाइन आइटम को ऐड कर देना है। इंटरेस्ट -10 + 10 0 हो गया। फिर यहाँ पर टोटल कर दिया है, ये 10 10 0 हो गया, ये हो गया 40, और यहाँ पर हो गया सॉरी 30 और 20 50, और इधर पर 2 + 1 3 4 5 9 19, ठीक है। और ये ऐड करने से हो जा रहा है 5 6 7 8 1 9, और 2 2 4 5 6 69, ठीक है। टैक्स पेमेंट हुआ 20 और 1, तो मिला के नेगेटिव में 21, ये 20 लेस होकर 30, ये हो गया 18, और ये 48 आ रहा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ये एग्जांपल जैसे दिया उस हिसाब से हम कैश फ्लो यहाँ पर रीड कर दे रहे हैं, ठीक है। हमें जस्ट लाइन बाय लाइन आइटम करते जाना है। तो ये माइनस, यहाँ पर 12 और 11 एडजस्ट करके 1, ये 47। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 30, इसका कुछ नहीं है, टोटल में 30। परचेज मतलब कॉन्सोलिडेटेड में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर नेगेटिव में ऐसे ऐसे दिख रहा है तो टोटल 50 परचेज हुआ है। तो यहाँ पर टोटल 0, यहाँ पर टोटल -20, यहाँ टोटल नेगेटिव। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में ये देखो 15 आ गया। तो नेट कैश फ्लो कैसे निकाला इन्होंने, नेट कैश फ्लो ये यहाँ पर
ऑपरेटिंग से निकला था 17 और इसमें आया हम लोग का -5, तो 17 और -5 12 हो गया। और ये तो हम लोग का 30, यहाँ पर 30 और -10, 30 और -10, ये 20 आ रहा है, ये 12 दिखाया है। ये तो ऐड होगा ना, यहाँ पर 17 आया, 17 और इधर आया -5, तो 12 हो गया। और नेट कैश फ्लो कंपनी ए का दिखा है, बी का 30 और इधर 10। अच्छा, ये क्या एडजस्ट होके यहाँ पर -20 आया। अच्छा, ये 30 और 20 एडजस्ट होके ही 10 आ रखा है, ठीक है। और ये 47 के साथ 20 एडजस्ट होके नहीं, कैसे किया है ये वाला, ये बाकी सब तो ठीक है। टोटल टोटल कहाँ पर लगा है, यहाँ पर 17 और 30, फिर यहाँ 30 30 0, तो फिर ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, अच्छा ये फाइनेंसिंग है, ये 0 है, तो 17 0 और 5, तो 12 हो गया। 30 -20 और -10, अच्छा ये 3 एक्टिविटीज पे है ना, तो मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया। ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर, ये हो गया हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये हो गया फाइनेंसिंग। तो 17 और -5 12, 30 -20 -10 0, ये मिला के ये 12 हो जा रहा है। 47 -20 -15, तो 47 -50 -20 करके हम लोग का आ जा रहा है 35, 35 माइनस करने से 12 हो जाएगा। तो इसमें वैसा कुछ है नहीं खास, क्योंकि आता भी नहीं है, तो जस्ट लाइन बाय लाइन आइटम हमें करना है ऐड। अगर कुछ इंट्रा ट्रांजैक्शन है या फिर म्यूचुअल सेटअप है तो वो हम लोग को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। बाकी तो हम लोगों ने सारा चीज ही कर लिया है, मुझे नहीं लगता है कुछ भी हम लोग का वैसा बाकी है जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू मैम।